क्या आप जानते हैं इंटरनेट की बैकबोन क्या है? स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई सैटेलाइट नहीं है। वास्तव में ये समुद्र के अंदर केबल का एक जाल है। दुनिया का 99% डिजिटल डेटा इन केबलों के माध्यम से प्रसारित होता है। वे 1.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करते हुए समुद्र तल पर बिछाए गए हैं। मेटा अब भारत, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीका को जोड़ने के लिए एक ऐसी महत्वाकांक्षी अंडरसी केबल परियोजना का निर्माण कर रहा है जो पूरी पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस से अधिक लंबी होगी। यह परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है? समुद्र के अंदर केबलों को कौन नियंत्रित करता है? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? और क्या चीज उन्हें न्यू जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बनाती है? हमारी आज की स्टोरी आपको यही जानकारी देगी, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1898 की गर्मी थी। वर्षों की साहसिक महत्वाकांक्षा के बाद अटलांटिक के पार एक नाजुक तांबे की केबल डाली गई जो आयरलैंड से वालेंशिया द्वीप को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से जोड़ती है। यह मानवीय प्रतिभा का चमत्कार था। महाद्वीपों के बीच एक पुल था, भविष्य की एक झलक थी जहां महासागर अब हमें डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन उस भविष्य के लिए हमें इंतजार करना होगा क्योंकि केबल विफल हो गई थी। फिर भी उस विफलता से एक क्रांति ने जन्म लिया और आज 99% से अधिक अंतरराष्ट्रीय डेटा उपग्रह द्वारा नहीं बल्कि समुद्र तल पर फैले फाइबर ऑप्टिक केबलों के एक अनदेखे जाल के माध्यम से प्रसारित होता है। यह केबल आपके गार्डन हॉस यानी पाइप से भी पतली होती है। ये प्रति सेकंड टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करते हैं और ये डिजिटल युग की आर्टरीज हैं या यूं कहें कि धड़कन है। एवरी गूगल सर्च, जूम कॉल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट, ये सब इन्हीं पर निर्भर करता है। अक्सर बादलों के प्रति ऑब्सेस रहने वाली दुनिया में इंटरनेट की असली बैकबोन समुद्री लहरों के नीचे है। अब सवाल यह आता है कि इंटरनेट महासागरों में फैलता कैसे है? आधिकारिक सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 493 सक्रिय या सक्रिय रूप से निर्माणाधीन सबसे इंटरनेट केबल हैं, जिनमें ब्लैक सी के नीचे अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान तक जाने वाली 300 किलोमीटर लंबी केबल से लेकर अमेरिका में वर्जीनिया बीच को उत्तरी स्पेन में बिलबाओ से जोड़ने वाली 6600 किलोमीटर लंबी मरिया केबल तक शामिल है। जाहिर तौर पर मरिया का वजन 24 ब्लू व्हेल के बराबर है। दुनिया भर में इस सर्पेंटाइन सुपर हाईवे को बिछाने वाली कंपनियां अब 1.5 मिलियन किलोमीटर की समुद्री डेटा तारें बिछा रही हैं। वे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इसकी लागत कितनी है, लेकिन प्रोफेशनल्स की अगर माने तो इनके अनुमान से संकेत मिलता है कि एक सामान्य ट्रांसओशियनिक केबल की कीमत आपको 300 से 400 मिलियन डॉलर के बीच होनी चाहिए, क्योंकि ये विशेष रूप से मोटे नहीं होते और इनमें सभी महत्वपूर्ण फाइबर ऑप्टिक कोर के चारों ओर सुरक्षात्मक मोटी फिक्सोट्रॉपिक जेली की परतें हैं। साथ ही इसे बिजली देने के लिए कई प्लास्टिक शीट और तांबे की वायरिंग भी शामिल है। लेकिन फिर भी औसतन वे प्रति सेकंड 100 गीगाबाइट डेटा संचारित कर सकती हैं और आने वाले नए केबल प्रति सेकंड 400 गीगाबाइट को संचारित करने में सक्षम है। तो इतना सारा डेटा इतने पतले केबल्स में कैसे फिट होता है? तो इसका जवाब है एक सोफिस्टिकेटेड डेटा व्रैंगलिंग टेक्निक, जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो डेंस मल्टीप्लेक्सिंग डेटा प्रोवाइडर्स को फाइबर ऑप्टिकल रूप से जानकारी भेजने के लिए प्रकाश की एक से अधिक वेवलेंथ का उपयोग करने देता है। इसके बजाय कई वेवलेंथ को एक साथ नियोजित किया जाता है और स्टैक्ड किया जाता है, जिससे आश्चर्यजनक डेटा स्पीड उत्पन्न होती है। ये केबल के दोनों छोर पर बजिंग डेटा सेंटर जैसी लैंडिंग साइटों पर होता है। अच्छा, अब क्या केबल केवल सीधे लंबे तार ही होते हैं? नहीं, इतना काफी नहीं है। समुद्र के तल पर हर 70 से 100 किलोमीटर पर केबलों को रिपीटर्स के साथ जोड़ा जाता है। ये अनिवार्य रूप से एम्पलीफायरों के रूप में काम करते हैं, जो लंबी दूरी पर सिग्नल की शक्ति को बराबर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि केबल में तांबे के कंडक्टर शामिल होते हैं, जो रिपीटर्स को बिजली देने में सक्षम होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये केबल कैसे बिछाई जाती हैं? उन्हें पहले विशेष केबल बिछाने वाले जहाजों पर विशाल सिलेंड्रिकल ड्रमों पर लपेटा जाता है। संपूर्ण महासागरीय मार्ग की योजना बनाने में लगभग 1 वर्ष का वक्त लग जाता है।
समुद्र के नीचे केबलों को बिछाते वक्त कुछ बैड लोकेशंस भी होती हैं, जैसे ज्वालामुखी या विशेष रूप से भूकंप या भूस्खलन की आशंका वाले स्थान या मछुआरों द्वारा अत्यधिक परेशान किए जाने वाले स्थान शामिल हैं। केबल को लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से जहाज के पीछे से घुमाया जाता है। यदि जहाज को खराब मौसम का सामना करना पड़ता है तो कप्तान ये तय कर सकता है कि क्या काम रोकना है और शांत पानी में वापस जाना है या नहीं। जब तूफान गुजर जाता है तो जहाज लौट कर आता है और जहां से काम छोड़ा था वहीं से शुरू कर देता है। केबलों पर दुर्घटनाएं और रुकावटें घटित हो सकती हैं और होती भी हैं। 2012 में अमेरिका में तूफान सैंडी ने कई प्रमुख ट्रांस अटलांटिक केबलों को नष्ट कर दिया था, जिससे नेटवर्क घंटों तक बाधित रहा। और 2011 में जापान में फुकुशिमा भूकंप ने इसी तरह का ऑनलाइन नरसंहार किया था। हालांकि इस तरह के अधिकांश व्यवधान मानवीय लापरवाही का परिणाम होते हैं। आमतौर पर ट्रॉलर जाल या दिशाहीन जहाजों के लंगर तट के करीब स्थित केबलों को इस तरह के व्यवधान से काफी खतरा होता है। इस प्रकार केबल को लैंड करने के जितना करीब रखा जाएगा उतनी ही अधिक संभावना होगी, इसलिए उस पर सावधानी से कवच चढ़ाया जाता है, यानी उस पर कवर एक चढ़ाया जाता है। अब ये देखिए, 2014 में एक क्लिप में एक शार्क को गूगल सबसी केबलों में से एक को कुतरते हुए देखा गया है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने लगातार रूस या चीन जैसी शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों को केबलों में हस्तक्षेप की चेतावनी दी है, क्योंकि आज अमेरिकी टेक जायंट्स उन पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए मेटा को ले लें। इसने 50,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल बनाने की योजना की घोषणा की है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट वाटर वर्थ कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर केबल परियोजना है। एक बार निर्मित होने के बाद पूरी केबल पृथ्वी की परिधि से अधिक लंबी हो जाती है। तो ये एक विशाल परियोजना है और मेटा इसमें अकेला नहीं है। गूगल ने भी वैश्विक स्तर पर समुद्र के अंदर केबल में 18 निवेश किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न भी सबमरीन केबल में भारी निवेश कर रहे हैं। अभी दुनिया भर में 14 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 500 केबल लाइनें हैं और वे दुनिया के हर महासागर में मौजूद हैं। इससे वे व्यवधानों यानी डिस्ट्रप्शन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और कुछ मानवीय और प्राकृतिक भी हैं। जैसे 2008 में जब मिस्र के पास समुद्र के नीचे 2 केबल क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसके कारण पूरे पश्चिम एशिया में इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया था। शुरुआती संदेह तोड़फोड़ की और इशारा कर रहे थे, लेकिन आगे की जांच से ये पता चला कि ये जहाज के एंकर थे। लेकिन ये केबल जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन भी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और की गई है। बाल्टिक सागर में डेटा केबलों में तोड़फोड़ की गई है। इनमें से कुछ हमलों का आरोप रूस पर लगाया गया। इस साल की शुरुआत में नाटो ने बाल्टिक सागर में एक नया मिशन लॉन्च किया था। ये इन हमलों से बचाव के लिए था। प्रशांत महासागर में भी इस तरह के हमले बड़े पैमाने पर होते हैं। चीनी जहाजों की ओर उंगलियां उठ रही हैं। इसलिए जैसे जैसे एआई स्ट्रीमिंग सेवाओं और वैश्विक कनेक्टिविटी के कारण इंटरनेट ट्रैफिक में विस्फोट जारी रहेगा, समुद्र के नीचे केबल की मांग बढ़ती रहेगी। एक सेकेंड, आप शायद सोच रहे होंगे कि स्टारलिंक के बारे में क्या एलोन मस्क अब किसी भी दिन इंटरनेट को वायरलेस नहीं बनाने वाले हैं? अभी के लिए केबल डेटा का विशाल पैकेजेस को अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी तक तेजी से पहुंचाने का सबसे सस्ता और सबसे कुशल साधन है। यहां तक कि आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ने वाले मस्क का कहना है कि स्टारलिंक का उद्देश्य केवल उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में हाई स्पीड फाइबर तक पहुंचने का आनंद नहीं लेते हैं। लेकिन कौन जानता है कि 1 या 2 दशक में इसका स्वरूप क्या होगा। फिलहाल भविष्य बहुत हद तक समुद्र के अंदर केबल का है। आप क्या सोचते हैं, क्या मनुष्य का आविष्कारशील पनडुब्बी नेटवर्क एक दिन टेलीग्राफ की तरह आउटडेटेड हो जाएगा? अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।